Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss Preface to Shakespeare by Dr. Johnson. So I will give brief introduction of Samuel Johnson. Samuel Johnson was English critic, biographer, essayist, poet, lexicographer and many more. He was famous writer of 18th century and it was the influence of Samuel Johnson that the entire century was called the age of Johnson. So his biographer was James Boswell, who has written Life of Dr. Johnson. If I'm talking about the work of Samuel Johnson, were that he was associated with the Gentleman's magazine, and in that magazine he had published many works of his, and he had written Vanity of Human Wishes that was published in 1749. He was also associated with the weekly periodical named The Rambler, and it was published during the time of 2 years, that is 1750 to 52. And in that work or in that periodical he had published his essays. He was also called famous lexicographer because he had written a dictionary of English language in 1755, and it took 6 years of his, and it was published in 2 volumes. Edition of Shakespeare, which was appeared in 1765 in 8 volume, and in that work he compiled all works of Shakespeare, that is comedies as well as tragedies. Now in present time what we read about Shakespeare, that is the contribution of Samuel Johnson. Because of Samuel Johnson we are reading Shakespeare, so this is the famous thing of Samuel Johnson. And after that work he had written Preface to Shakespeare, and it is the famous criticism of 18th century. So now we will talk about this work. So in this work we have some because of these paragraphs we will better understand this work. So in this three or paras he is giving genuine background of the work. So in this first para he says that old is gold. This is the proverb I am using, क्योंकि जो लोगों की जो प्रेजुडिस है या फिर लोगों ने एक सोच रखा है कि जो पुरानी चीज़ होगी वो ज़्यादा बेटर है, वही क्या है अच्छी होगी, तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे मोस्टली राइटर की बात हुई है, तो राइटर क्या है जो डेड हो गए हैं उनकी ज़्यादा प्रेज होती है, उनको बिना किसी रीज़न के उनको लेविश की जाती है, क्या है प्रेज, उनको ऑनर दिया जाता है और उनकी एक्सीलेंसी को क्या किया जाता है एंटिक्विटी, क्योंकि वो क्या है एंटिक्विटी, ओल्ड है, एंशियंट है, इसी वजह से उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और यहाँ पे बोला है कि ये क्या है हर्सीज ऑफ पैराडॉक्स है। क्यों यहाँ पे पैराडॉक्स क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की थिंकिंग है वो दोनों ही मैच नहीं करती है। एक तरफ तो वो पैरेललिज्म की बात करती है, मीन्स जो अभी रिसेंट में या प्रेजेंट में कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं तो वो एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनको क्या माना जाएगा, बेस्ट राइटर माना जाएगा, उनके वर्क्स को बेस्ट वर्क्स माना जाएगा। लेकिन जब वो जिंदा हैं तब उनको क्या बोला जाता है, वर्स्ट, उनके जो वर्स्ट जो वर्क है उनको ही उनके थ्रू ही उनको पहचाना जाता है कि वो अच्छा नहीं लिखता, वो शायद अच्छा नहीं राइटर है। लेकिन जब वही डेड हो जाएंगे तब उनको ज़्यादा प्रेज़ करने लग जाएंगे, उनको ऑनर देने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ सेकेंड वन इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट पैरा। यहाँ पे मोस्टली किसके बारे में बात की है, ओल्ड वन के बारे में, एंटिक्विटी के बारे में बात की है। क्यों, क्योंकि यहाँ रीज़न दिया है एंटिक्विटी क्यों है, ओल्ड को ही ज़्यादा प्रेज क्यों किया जाता है। तो वो यहाँ पे बोला है कि ये जो है मैन का या ह्यूमन की टेंडेंसी है कि जो एंटिक्विटी है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किनको, मैन काइंड को। और ये इस वजह से है क्योंकि ये प्रेजुडिस है, हमने सोच रखा है सोसाइटी में, ह्यूमन बीइंग ने सोच रखा है कि जो जितना ज़्यादा पुराना राइटर होगा या पोइट होगा ही विल बी द बेस्ट वन, ग्रेटेस्ट वन। तो यहाँ पे उनको एडमायर किया जाता है
क्योंकि उनको बचा के रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया है बहुत टाइम तक। यहाँ पे जो लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, ये लाइन है, यू कैन मार्क इट बिकॉज इट इज़ द चांस दैट यू विल गेट इन एग्जामिनेशन दिस लाइन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन। यहाँ पे बोला है कि जो ग्रेट कंटेंशन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ टू फाइंड द फॉल्ट ऑफ मॉडर्न्स, कि क्या है जो लोगों की प्रेजुडिस है वो ये है कि फॉल्ट उनमें ढूंढना, किन में, मॉडर्न्स में, और जो ब्यूटी है वो किन में ढूंढना, एंशियंट में। While an author is yet living, we estimate his powers by his worst performance, and when he is dead, we rate them by his best. So this is the most important line, you can mark it. तो यहाँ पे वही बोला है कि जो ऑथर है जब वो जिंदा रहता है तो हम उनके वर्स्ट जो परफॉर्मेंस है, वर्स्ट जो वर्क्स हैं उनसे उनको हम डिसाइड करते हैं, जबकि जो डेड हो गए हैं वही जो वर्स्ट वर्क थे वो अब क्या हो गए हैं, बेस्ट वर्क हो गए हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, राफेल का अगर नाम सुना हो, फेमस पेंटर था राफेल इन इटली, और मे बी इन इटली, और यस आई थिंक इटली या लेटिन। सो या फिर आप मोनालिसा की बात कर सकते हो, जो फेमस पेंटिंग है, हम उसको ज़्यादा ही क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग क्या उसके मोनालिसा के बारे में बात करते हैं, दा विंची के बारे में बात करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर अभी कोई कंटेम्प्रेरी पेंटर हो तो हम उनकी पेंटिंग को खरीदेंगे, मतलब इतना खरीदेंगे लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छे से नहीं खरीदेंगे, या इतनी महंगी या एक्सपेंसिव नहीं होगी उसकी पेंटिंग जितनी मोनालिसा की पेंटिंग है। जैसे बहुत सारी जो पुरानी जो गाड़ी होती है, कार हो जाती है, जो पुरानी थिंग्स हैं, एंटीक जो पीसेज हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वहीं पे अभी के मॉडर्न के चाहे वो कितने भी अच्छे हो, चलने में भी कितने अच्छे हो, फिर भी हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते या फिर उनको इतना तवज्जो नहीं देते। तो सेम यहाँ पे राइटर के वर्क्स के लिए यूज हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो इन दिस थर्ड पैरा, यहाँ पे जो सैमुअल जॉनसन है वो बोल रहे हैं कि जो ग्रेटनेस है वो कहाँ से आई, वो जो वर्क को हमने ग्रेट माना वो किस रीजन से माना है। वो यहाँ पे बोला है कि जो एक्सीलेंस है या ग्रेटनेस है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही वो डेफिनेट है। लेकिन वो कैसी हुई है, हमें कैसे पता चला कि वो ग्रेट है, क्योंकि वो धीरे धीरे और कंपेरेटिव स्टडी से या कंपेरिजन से हमें पता चला कि दैट वर्क इज़ द ग्रेटेस्ट वन। जैसे अगर हम बात करें होमर के, शेक्सपियर के वर्क को होमर से हमने कंपेयर किया, तब हमें पता चला कि शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट वन। अब हम शेक्सपियर के वर्क के साथ में रिसेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स के वर्क को अगर हम कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि दैट कंटेम्प्रेरी राइटर के वर्क जो है वो ग्रेट है भी कि नहीं। मीन्स जो ओल्ड जो राइटर है उनके वर्क्स के साथ में हमें कंटेम्प्रेरी राइटर्स के वर्क को कंपेयर करना, तब हमें ग्रेटनेस का पता चलेगा। और जो धीरे धीरे ग्रेजुअली, मीन्स उनमें बहुत साल लग जाएंगे, ईयर्स लग जाएंगे। यहाँ पे बोला है कि जो वर्क्स है वो ये नहीं दिखाते कि वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक वैल्यूज़ पे हमने उनको कंपेयर नहीं किया, बट कहाँ पे किया, ऑब्जर्वेशन से किया और एक्सपीरियंस से किया। और जो कंपैरिजन है वो ये भी है, वो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज है एक राइटर को। जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, एज अमंग द वर्क्स ऑफ नेचर नो मैन कैन प्रॉपरली कॉल और रिवर डीप और अ माउंटेन हाई विदाउट द नॉलेज ऑफ मैनी माउंटेन्स एंड मैनी रिवर्स। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, यू कैन मार्क इट, कि जो वर्क्स है उनमें हम ये नहीं बता सकते जब तक हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, या जब तक ग्रेड नहीं बता सकते जब तक उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो। मीन्स इन डेप्थ का मीन्स जो अदर थिंग का भी नॉलेज हो, अदर स्टाइल का, अदर पैटर्न का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कॉल अ रिवर डीप और माउंटेन हाई विदाउट द नॉलेज, अगर किसी को नॉलेज नहीं है कि दूसरे जो मैनी माउंटेन और मैनी रिवर का, तो हम उसको क्या नहीं मान सकते, जीनियस नहीं मान सकते, ना ही वो एक्सीलेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क्स। अदर वर्क्स से कंपेयर करने मतलब उसको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए पहले हमें दूसरे वर्क्स का भी नॉलेज होना चाहिए। वो जो कंपैरिजन है, हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमें दूसरे वर्क्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि उनमें कितना ज़्यादा थिंग है, या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक थिंग है जिस वजह से वो
वर्क ग्रेट है। तो यहाँ पे वही बोला है कि जब तक हमें दूसरे वर्क के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही उसको एक्सीलेंट बोल सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया है एक एग्ज़ाम्पल। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि ये ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग दैट वॉज रेज इट माइट बी with certainty determined that it was round or square, but whether it was spacious or lofty must have been referred to time. So ये एग्जाम्पल ये है कि अगर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो एक खड़ी बिल्डिंग है, मतलब उसमें बहुत सारी फ्लोर्स हैं, तो हम पहले देखने पे हमें ये पता चलेगा कि वो राउंड है या फिर स्क्वायर है। मीन्स एक बिल्डिंग स्क्वायर में खड़ी है या फिर एक राउंड में है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा स्पेसियस है या फिर कितनी ज़्यादा कंजस्टेड है वो हमें कब पता चलेगा? टाइम बीत जाने पर। क्यों बोला है? क्योंकि अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने पे तो हमें होता है कि ये शायद सफिशिएंट होगी हमारे लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तभी हमारे पास बहुत सारी थिंग्स आती है, बहुत सारा सामान आता है, और जब हम उनको इस बिल्डिंग में रखने लग जाते हैं तो वो जगह भी छोटी पड़ने लग जाती है। ये किससे पता चला? हमें पता चला टाइम बीत जाने पर। मीन्स टाइम ग्रेजुअली जो थिंग्स चेंज हो रही है उससे हमें पता चला कि वो बिल्डिंग कैसी है, मीन्स वो वैल्यूएबल है भी कि नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अगर इसी को हम राइटर के वर्क से कंपेयर करें तो राइटर के वर्क, एक बार राइटर लिखता है, राइट करता कोई वर्क, तब हमें लगता है कि चलो उस राइटर को भी लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है या फिर ग्रेजुअली टाइम स्पेंड होता है तब हमें पता चलता है, क्योंकि अदर जो राइटर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क लिखा होगा या फिर उस सेम राइटर ने उससे भी ज़्यादा अच्छा कोई वर्क लिखा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, हमें उसके कंपैरिजन से पता चलेगा कि दैट वर्क इज़ ग्रेटेस्ट वन और द लैक वन। इसके बाद में एक एग्जांपल दिया है जैसे पाइथागोरस का, जैसे आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, द फेमस राइटर हु हैज़ गिवन द पाइथागोरियन थिंग्स वी कैन सी, और ही वॉज अ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी। ही वॉज नोन फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स. He was the Greek philosopher in Greece. तो उसके जो उसको हमने क्या माना, उसको डिस्कवर करने पे वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो पाइथागोरियन जो प्रमेय है वो अभी भी चले आ रही है, अभी भी हम उसको वर्क में लेते, इस काम में लेते, इसी वजह से उसको ग्रेट माना है। अब अगर हम बात करें होमर की, होमर है वो क्या है, फेमस है, और उसके जो वर्क है वो क्या है, ट्रांसेंड है। उनमें नेशन आफ्टर नेशन भी क्या है, वो सेम ही है, और लोगों ने क्या किया है, एमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है होमर के वर्क को, होमर की एक्सीलेंसी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया अपने वर्क को होमर के वर्क के साथ में। सो उनको पता चला कि होमर इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर। आज भी हम शेक्सपियर के वर्क को होमर से कंपेयर करते हैं, ना कि होमर के वर्क को शेक्सपियर से। मीन्स होमर को हमने ग्रेटेस्ट वन माना है, क्योंकि सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, नेशन आफ्टर नेशन भी उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता होमर को। सो दैट इज़ द थिंग हियर। नाउ फोर्थ वन इज़ कि हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उनको एमुलेट करते हैं, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है वो कैसी है, क्रेडुलस कॉन्फिडेंस है, और उनमें क्योंकि वो कहाँ से नहीं आई, क्रेडुलल कॉन्फिडेंस इन सुपीरियर विजडम, जो बुद्धिमत्ता है जो पास्ट एजेस की, वहाँ से नहीं आई है, ना ही ग्लूमी परसुएशन ऑफ डीजनरेसी ऑफ मैनकाइंड, वहाँ से अविश्वसनीयता से नहीं आई है, लेकिन कहाँ से आई है, वो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, एक्नोलेज ऑफ इनड्यूटिबल पोजीशन, जो परिणाम निकले, हमने जो कंपैरिजन किया उनसे, जो उनका रिजल्ट निकल के आया, उससे हमने उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, रेवरेंस, मीन्स उनको आदर देना स्टार्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, कि हमने अपना दिमाग नहीं लगाया कि ये बहुत अच्छा वर्क है, लेकिन हमने जब कंपेयर किया तब उनसे एक कंक्लूजन निकल के आया कि दैट वर्क इज़ द ग्रेटेस्ट वन। तो वहाँ से हमें पता चला और इसीलिए हमने उनको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट किया। सो फिफ्थ वन, this is the most important one, because
फोर जो पैरा हैं वो क्या है, एक बैकग्राउंड था इस वर्क का, प्रीफेस टू शेक्सपियर। नाउ जो फिफ्थ है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि इनको शेक्सपियर को, और शेक्सपियर की ग्रेटनेस को यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, अनडिमिनिस्ड है, वो कभी भी डिमिनिश नहीं हुई जो ग्रेटनेस है शेक्सपियर की। द पोएट, द पोएट कौन है यहाँ पे, शेक्सपियर है। ऑफ हुज वर्क्स आई हैव, यहाँ सब्जेक्टिव मीन्स फर्स्ट पर्सन नरेशन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। इट मीन्स दैट यहाँ पे इंट्रोड्यूस, यहाँ सिंपली जॉनसन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किनको, शेक्सपियर को। अंडरटेकन द रिवीजन, उनको अज्यूम किया जाता है उनकी डिग्निटी और उनके एंशियंट, क्योंकि वो एंशियंट ऑथर है और इसी वजह से उनको प्रिविलेज मिला है, इसीलिए उनको फेम मिला है, इसीलिए उनको वेनरेशन मिला है। और उन शेक्सपियर की ग्रेटनेस इसलिए है क्योंकि उनको जज किया गया टाइम टू टाइम, और इसी वजह से वो क्या हुए, ग्रेट मिले सबको। मतलब सब लोगों ने जाना कि शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट वन, ही इज़ द फादर ऑफ प्ले राइट। सो दिस इज़ द थिंग। और जब हमने वर्क, उनके लोकल और टेम्परेरी जो वर्क्स हैं उनको एक जजमेंट के थ्रू देखा, एक रीडर्स ने जब उनको जज किया, तब हमें पता चला कि शेक्सपियर है, उनका जो वर्क है उनसे पर्सनल रिलेशन नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा उसमें अपने खुद की पर्सनैलिटी शो कर दी हो, ऐसा नहीं है। उस वर्क को आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो। मीन्स जो करेक्टर्स हैं शेक्सपियर के, जो भी करेक्टर्स हैं वर्क्स में, जो जितने भी करेक्टर हैं, वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर शेक्सपियरियन एलिजाबेथन एज के ही करेक्टर हो, वो आज भी सोसाइटी में वो करेक्टर्स में मौजूद है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी वो अंकल आंट, वो हीरो हीरोइन, यू कैन सी एवरीवेयर और यू कैन रिलेट दैट थिंग। तो यहाँ पे वहीं सैमुअल जॉनसन ने बताया, इसी वजह से वो ग्रेट है। उनकी जो फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, उनको जजमेंट के थ्रू देखा गया और उसके बाद में उन वर्क्स को रिकॉग्नाइज किया एज ए ग्रेटेस्ट वन। अगर हम उनको सेंचुरी आफ्टर भी उनको देखते हैं तो वो जो वर्क है वो क्या है, एफेमेरल नहीं है। एफेमेरल मीन्स कि ऐसा हो वो वर्क उस टाइम पे पढ़ा और उसके बाद में लोगों ने उसको ध्यान ही नहीं दिया हो, इग्नोर कर दिया हो, ऐसा नहीं है। वो आफ्टर सेंचुरी भी ग्रेट वन है। और उनके जो वर्क हैं बहुत वेरिएशन, टेस्ट और जो मैनर है उनसे वो गो थ्रू हुए, और वहाँ से हमें पता चला कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट वन। लाइक दिस इज़ द important line, they have passed through variations of taste and changes of manners, and as they devolved from one generation to another have received new honors at every transmission। means एक जनरेशन जाने के बाद दूसरा जनरेशन है, उसमें ये नहीं कि उनकी ऑनर है, उनकी जो रेस्पेक्ट है वो कम हुई हो, वो लेकिन क्या हो गई है, ट्रांसमिशन हो गई, एक जनरेशन से दूसरे में पास हो गई है। मतलब आज भी हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। If you like my effort, please subscribe my channel, press the bell icon, and if you have any query regarding any work, you can comment in comment section. Till then, bye. Have a nice day.